Mangal Math students, today our topic is मैग्नेटिक फ्लक्स। यहाँ पर हम चैप्टर नंबर 6 लेके चल रहे हैं। आपका चैप्टर 6 क्या है? आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। ठीक है, इस चैप्टर में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, फैराडे लॉ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन इनसे पहले हमें क्या समझना पड़ेगा? मैग्नेटिक फ्लक्स समझना पड़ेगा कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ आज हम टॉपिक लेके चल रहे हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स में आपका क्या होता है कि किसी भी सरफेस से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या हो रही है, पास हो रही है। जैसे मान लीजिए मैं डस्टर ले रहा हूँ। ठीक है, इस डस्टर का सरफेस हो गया, तो इससे जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमारे पास होंगी तो उसको हम उसका क्या कहेंगे? मैग्नेटिक फ्लक्स कहेंगे। अगर इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज़्यादा पास हो रही है तब मैग्नेटिक फ्लक्स ज़्यादा होगा। ठीक है, कम पास हो रही है तब मैग्नेटिक फ्लक्स भी क्या होगा? हमारा कम होगा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग थ्रू एनी सरफेस इज नोन एज मैग्नेटिक फ्लक्स। और मैग्नेटिक फ्लक्स को हम किससे डिनोट करते हैं? फाई बी से डिनोट करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे क्या किया कि एक सरफेस ले लिया। ठीक है, या फिर इस सरफेस को मैं ऐसे ले सकता हूँ, कोई भी मैंने सरफेस ले लिया। ठीक है, तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर कोई मान लीजिए मैंने इसका एक क्या ले लिया? एरिया वेक्टर ले लिया। ठीक है, तो एरिया वेक्टर की क्या होती है? एक डायरेक्शन होती है और परपेंडिकुलर टू द सरफेस होती है। ठीक है, तो इसकी जो डायरेक्शन होगी हमारी परपेंडिकुलर होगी सरफेस की। यानी आप इसको ऐसे समझ लीजिए जैसे ये सरफेस हो गया हमारा। ठीक है, तो जो एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी हमारी वो सरफेस के परपेंडिकुलर है। इसको मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, यहाँ पे एन कैप आपका ये क्या हो गया? एक यूनिट वेक्टर हो गया। ठीक है, अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन सपोज कीजिए हमारी इस डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन की हमारी डायरेक्शन ये है और ये किसी डायरेक्शन है हमारी इस सरफेस के परपेंडिकुलर जो लाइन हमने ड्रॉ की है। तो इन दोनों के बीच में अगर हमारा एंगल थीटा है, ठीक है, इन दोनों के बीच में एंगल हमारा कितना है? थीटा है। तब हमारा जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए फॉर्मूला बी डॉट ए, तब हम इसको लिखेंगे बी ए क्रॉस थीटा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो गया हमारा? बी ए क्रॉस थीटा। ठीक है, थीटा क्या है? हमारा एंगल है जो आपका सरफेस के नॉर्मल, जो सरफेस पे हमने नॉर्मल ड्रॉ किया था और जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन थे उन दोनों के बीच में। ठीक है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ बी कोस थीटा, एक साथ लिख लिया मैंने, ए लिख लिया। बी कोस थीटा को हम क्या कहेंगे? यहाँ पर बी कोस थीटा को हम कहेंगे कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू सरफेस। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे मान लीजिए मैंने सरफेस लिया था। ठीक है, अब इस सरफेस में जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमारी इधर थी। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन थी। तो अब जो मैग्नेटिक फील्ड है इसको टू कंपोनेंट में डिवाइड कर सकता हूँ, एक वर्टिकल कंपोनेंट और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ठीक है, मान लीजिए कंपोनेंट आपका ये हो गया और एक कंपोनेंट आपका ये हो गया। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? वर्टिकल डायरेक्शन में है। ठीक है, तो मैंने इसको लिख दिया बी कोस थीटा और इसको क्या लिख दिया? बी साइन थीटा। तो ये जो बी कोस थीटा है हमारा, बी कोस थीटा क्या है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट है इधर परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम इसको क्या कैसे डिफाइन कर सकते हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स की एक डेफिनेशन हमारी ये हो गई कि मैग्नेटिक फ्लक्स में बी डिफाइन एज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ सरफेस एरिया एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ सरफेस एरिया एंड कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू सरफेस। ठीक है, तो हम इसको इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं। अब हमारे यहाँ पर दो कंडीशन बनेगी। पहली कंडीशन ये है हमारी कि वैन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। थीटा की वैल्यू क्या है? 0 डिग्री है। 0 डिग्री कब होगी? जैसे मान लीजिए मैंने दिखाया था थीटा क्या था कि जो हमने सरफेस पे जो सरफेस पे जो नॉर्मल ड्रॉ किया था
और जो मैग्नेटिक फील्ड था उन दोनों के बीच का एंगल था। तब होगा थीटा की वैल्यू 0 डिग्री, जब हमारा मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो किधर हो, जिधर हमने सरफेस पे नॉर्मल ड्रॉ किया था उस डायरेक्शन में हो। ठीक है, यानी परपेंडिकुलर टू द सरफेस हो। ठीक है, थीटा इक्वल टू 0 कब होगा, व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू सरफेस। जब मैग्नेटिक फील्ड सरफेस के परपेंडिकुलर होगा तब थीटा की वैल्यू हमारी क्या होगी, 0 डिग्री होगी। ठीक है, तो इस कंडीशन में फाई भी कितना हो जाएगा आपका, बी ए cos 0, और 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तब फाई भी इक्वल टू कितना होगा आपका, बी ए। तब हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, मैक्सिमम होगा। दूसरी कंडीशन हमारी ये बनती है कि थीटा की वैल्यू कितनी हो, 90 डिग्री हो। 90 डिग्री कब होगा थीटा, 90 डिग्री कब होगा हमारा थीटा, जैसे मान लीजिए सरफेस था हमारा, सरफेस की हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड क्या हो, उसके परपेंडिकुलर हो, जो नॉर्मल ड्रॉ किया था उसके परपेंडिकुलर हो। कब होगा वो, जब वो मैग्नेटिक फील्ड क्या करे कि सरफेस को टच होता हुआ जाए। ठीक है, तो उस कंडीशन में हमारा थीटा की वैल्यू क्या होगी, 90 डिग्री होगी। तब हमारा जो फाई बी होगा, फाई बी इक्वल टू बी ए कोस 90, कोस 90 की वैल्यू 0 होती है, तब हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, उस कंडीशन में जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा हमारा 0 होगा। अब मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट क्या होती है हमारी, मैग्नेटिक फ्लक्स की जो यूनिट होती है ऐसा यूनिट वो होती है वेबर। ठीक है, या फिर हम दूसरी यूनिट ये भी कह सकते हैं, जैसे मैग्नेटिक फील्ड की जो यूनिट होती है वो होती है टेस्ला, और एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर, टेस्ला मीटर स्क्वायर, या फिर हम इसको वेबर से रिप्रेजेंट